नमस्कार। आज हम सुनने वाले हैं नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच बुक का अध्याय 1। अपने मन को जाने, अपना जीवन जिए। आपके पास सफलता की बहुत संभावना है, लेकिन सबसे पहले आपको अपने मन को जानना होगा और अपना जीवन जीना होगा। तब आप उस महान क्षमता को पाएंगे और उसका आनंद लेंगे। अपने भीतर के आत्म से परिचित हो जाएं और आप अपनी पसंद की समय सीमा के भीतर जो चाहें जीत सकते हैं। कुछ विशेष तकनीकें आपको अपने सबसे प्यारे सपनों के लक्ष्यों को जीतने में मदद करती हैं, और इनमें से हर तकनीक आसानी से आपकी शक्ति में है। जीवन के पथ पर कहीं न कहीं हर सफल व्यक्ति यह पता लगाता है कि उसे अपना जीवन कैसे जीना है, जैसा वह जीना चाहता है। जब आप इस महान शक्ति को खोजते हैं, तो आप जितने कम उम्र के होते हैं, उतनी ही अधिक संभावना है कि आप सफलतापूर्वक और खुशी से जीवन जिएंगे। फिर भी बाद के वर्षों में भी कई लोग महान परिवर्तन करते हैं, दूसरों को वह बनाने देने से जो वे हैं, यह सुनिश्चित करने तक कि वे अपना जीवन अपनी पसंद के अनुसार बनाएं। सृष्टिकर्ता ने मनुष्य को अपने जीवन पर अधिकार का विशेषाधिकार दिया है। सृष्टिकर्ता का उद्देश्य मनुष्य को अपना जीवन जीने, अपने विचार सोचने, अपने लक्ष्य खोजने और उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना रहा होगा। इस गहन विशेषाधिकार का उपयोग करके आप अपने जीवन में प्रचुरता ला सकते हैं, और इसके साथ ही सबसे बड़ी संपत्ति मन की शांति को जान सकते हैं, जिसके बिना कोई वास्तविक खुशी नहीं हो सकती। आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो बाहरी प्रभावों से भरी हुई है, जो आप पर प्रभाव डालती है। आप दूसरे लोगों के कार्यों और इच्छाओं, कानून और रीति रिवाजों, अपने कर्तव्यों और अपनी जिम्मेदारियों से प्रभावित होते हैं। आप जो कुछ भी करते हैं, उसका दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसा कि उनके कार्यों का आप पर पड़ता है। और फिर भी आपको यह पता लगाना होगा कि अपना जीवन कैसे जीना है, अपने दिमाग का उपयोग कैसे करना है और उस सपने की ओर बढ़ना है जिसे आप वास्तविक और ठोस बनाना चाहते हैं। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने कहा था, अपने आप को जानो, और यह उस व्यक्ति के लिए मुख्य सलाह है जो हर तरह से धनवान होगा। खुद को जाने बिना और खुद बने बिना आप वास्तव में उस महान रहस्य का उपयोग नहीं कर सकते जो आपको अपने भविष्य को आकार देने और जीवन को उस तरह से आगे बढ़ाने की शक्ति देता है जिस तरह से आप जाना चाहते हैं। तो चलिए हम हैप्पी वैली की अपनी यात्रा पर निकल पड़ते हैं। मुझे पीछे की सीट पर बैठा ड्राइवर मत समझिए, बल्कि आप गाड़ी चला रहे हैं और मैं बस आपका ध्यान एक भरोसेमंद सड़क के नक्शे की ओर आकर्षित कर रहा हूं, जिस पर मुख्य राजमार्ग को बिना किसी सवाल के चिह्नित किया गया है। धन और मन की शांति की आपकी यात्रा पर जैसे जैसे आप यात्रा करते हैं, सड़क चिकनी और सीधी होती जाती है। कभी भी यह मत मानिए कि आपके पास वह नहीं है जो इसके लिए जरूरी है। संभवतः आप बिजली की रोशनी में पढ़ रहे हैं। आप जानते हैं कि थॉमस एडिसन ने दुनिया को पहली व्यावहारिक बिजली की रोशनी दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एडिसन को शुरुआती कक्षाओं में ही स्कूल से निकाल दिया गया था, जब उनके शिक्षक ने फैसला किया था कि उनका दिमाग भ्रमित है और वे स्कूली शिक्षा नहीं ले सकते। यह थॉमस एडिसन पर किसी दूसरे व्यक्ति की राय का प्रभाव था, उन्हें अधिकार की आवाज में यह बताना कि उनके पास प्राथमिक शिक्षा को भी आत्मसात करने के लिए जरूरी चीजें नहीं हैं। अगर उन्होंने इस निर्देश को अपनी सोच पर हावी होने दिया होता तो वे कहाँ होते। सौभाग्य से उनके लिए और दुनिया के लिए सौभाग्य से एडिसन ने अपना जीवन खुद जीने का फैसला किया। शुरुआती प्रतिकूल परिस्थितियों के माध्यम से एडिसन ने कुछ ऐसा सीखा जो उन्होंने औपचारिक स्कूली शिक्षा के माध्यम से कभी नहीं सीखा होता। सबसे पहले उसने सीखा कि उसके पास एक ऐसा दिमाग है जिसे वह नियंत्रित कर सकता है और किसी भी इच्छित लक्ष्य की ओर निर्देशित कर सकता है।
फिर उसने सीखा कि वह अन्य लोगों के तकनीकी प्रशिक्षण का उपयोग कर सकता है और वैज्ञानिक अनुसंधान को सफलतापूर्वक निर्देशित कर सकता है, भले ही उसने खुद कभी किसी विज्ञान में स्कूली शिक्षा नहीं ली हो। जब उसने उस भ्रमित दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया, तो उसने न केवल अद्भुत दीपक का उत्पादन किया, बल्कि एक के बाद एक महान खोज भी की। एक लड़का एक दोस्त पाता है और खुद को पाता है। मैं भी लगभग अयोग्यता के झूठे लेबल द्वारा बर्बाद हो गया था। मैं तब 9 साल का था। मेरी माँ की मृत्यु 1 साल पहले हो गई थी और मैं रिश्तेदारों के साथ रहता था। उनके लिए और मेरे अपने पिता के लिए मैं एक समस्याग्रस्त बच्चा था जो कभी भी कुछ हासिल नहीं कर सकता था, शायद जो कि एक अपराधी जीवन हासिल कर सकता है। मैं जेसी जेम्स के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर रहा था। मेरे पास एक 6 शूटर भी था जिसे मैंने एक विशेषज्ञ की तरह संभालना सीखा था। फिर एक निश्चित महिला सामने आई और उसने मेरी जिंदगी बदल दी। वह महिला मेरी सौतेली माँ थी। उसके आने से बहुत पहले ही मेरे रिश्तेदारों ने मुझे उससे नफरत करने के लिए पूरी तरह से तैयार कर दिया था। मुझे ऐसा करना बहुत आसान लगा। वह आ गई और मेरे पिता उसे हमारे घर ले आए, जहां रिश्तेदार उससे मिलने के लिए इकट्ठे हुए थे। उन्होंने उसे सभी से मिलवाया। आखिरकार उन्होंने मुझे ढूंढ लिया, जहां मैं एक कोने में खड़ा था और सख्त दिखने की पूरी कोशिश कर रहा था। और यहाँ मेरे पिता ने कहा, आपका सौतेला बेटा नेपोलियन है, निस्संदेह वाइस काउंटी का सबसे बुरा लड़का है। हम उससे बहुत अच्छाई की उम्मीद नहीं करते। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर वह कल सुबह तक आप पर पत्थर फेंकना शुरू कर दे। उस पल मुझे लगता है कि मेरी जान खतरे में थी। यह एक बुद्धिमान और अद्भुत महिला थी जिसने अपना हाथ मेरी रूखी ठोड़ी के नीचे रखा और मेरा सिर ऊपर उठाया ताकि वह मुझे देख सके। आंखों में सीधे उसने सिर्फ कुछ शब्द कहे, लेकिन उन्होंने मुझे एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। मेरे पिता की ओर मुड़ते हुए मेरी सौतेली माँ ने कहा, आप इस लड़के के बारे में गलत हैं। वह वाइस काउंटी या कहीं और का सबसे बुरा लड़का नहीं है। वह बहुत ही सतर्क और बुद्धिमान लड़का है और उसे बस एक अच्छे उद्देश्य की जरूरत है जिस पर वह अपना बहुत अच्छा दिमाग लगा सके। यह मेरे जीवन में पहली बार था जब किसी ने मेरे बारे में कुछ अच्छा कहा था। मैं सीधा हो गया, अपनी छाती बाहर निकाली और मुस्कुराया। तभी मैंने महसूस किया कि वह महिला जो मेरी माँ की जगह लेने आई थी, जैसा कि मेरे रिश्तेदार उसे कहते थे, उन दुर्लभ लोगों में से एक थी जो दूसरों को उनके अंदर का सर्वश्रेष्ठ खोजने में मदद कर सकती है। यह मेरे 6 शूटर दिनों का अंत था। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने खुद को और अधिक खोजते हुए लेखन के लिए अपनी प्रतिभा की खोज की। मेरी सौतेली माँ ने मुझे टाइपराइटर में निपुणता हासिल करने में मदद की। टाइपराइटर की सहायता से मैं समाचार पत्रों के लिए लेखक बन गया। उस अनुभव के माध्यम से मैं सफल व्यक्तियों का साक्षात्कार करने के योग्य हो गया और इस प्रकार मैं एंड्रयू कार्नेगी के साथ बैठने का अवसर प्राप्त कर सका। उस साक्षात्कार से, जो 3 दिन और रातों के बेहतर हिस्से तक चला, सफल उपलब्धि के रहस्य की खोज करने की मेरी प्रतिबद्धता पैदा हुई, न केवल शब्दों के रूप में, बल्कि उन लोगों के जीवन में निश्चित कार्रवाई के एक पैटर्न के रूप में जिन्होंने महान धन अर्जित किया है। इसी से व्यक्तिगत उपलब्धि के विज्ञान का संगठन विकसित हुआ जो दुनिया भर में गूंज रहा है, लाखों पुरुषों और महिलाओं को समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान कर रहा है। महान कलाकार भी अपना जीवन जीते हैं, अन्यथा वे महान नहीं हो सकते। सभी समय के महान ओपेरा सितारों में से एक, मैडम शुमानहेनक, एक छोटी लड़की के रूप में अपनी आवाज की जांच के लिए एक संगीत शिक्षक के पास गई थी। उसने कुछ मिनट तक सुना, फिर रूखेपन से कहा, बस बहुत हो गया।
अपनी सिलाई मशीन पर वापस जाओ। तुम एक प्रथम श्रेणी की दर्जन बन सकती हो। एक गायिका नहीं, याद रखो, वह अधिकार की आवाज थी। लड़की को उसी समय यह निर्णय लेने के लिए माफ किया जा सकता था कि वह फिर कभी नहीं गाएगी। फिर भी उसके पास अपने मन का नियंत्रण था और उसने उसे बनाए रखा। वह और भी दृढ़ निश्चयी हो गई कि वह गाना सीखेगी और अच्छा गाएगी। उसने ऐसा किया और दुनिया समृद्ध हो गई। ऐसा ही किसी और मामले में हुआ है जिसमें महान व्यक्तिगत प्रतिभा हमेशा के लिए खो सकती थी यदि उस प्रतिभा के स्वामी ने इसे तब भी महसूस नहीं किया होता जब विशेषज्ञों ने कहा था कि यह नहीं है। विपत्ति, यह एक टॉनिक है, बाधा नहीं। हर विपत्ति एक समान या उससे भी अधिक लाभ का बीज लेकर आती है। बहुत कम लोग अस्थायी असफलता और निराशा के दौर से गुजरे बिना सीधे सफलता की ओर बढ़ते हैं। फिर भी जब आपके पास कुछ होता है, अपने भीतर के आत्म को परखें। नॉकआउट झटका जैसी कोई चीज नहीं होती। आप गिर सकते हैं, लेकिन आप तुरंत वापस उछल सकते हैं। आप उबड़-खाबड़ रास्तों पर चक्कर नहीं लगा सकते, लेकिन आप हमेशा पक्के राजमार्ग पर वापस आने का रास्ता खोज सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि यह केवल साधारण मामलों पर लागू होता है। फिर एक औपनिवेशिक क्षेत्र की स्वतंत्रता जीतने की असीम जटिल प्रक्रिया के बारे में सोचें, और केवल इतना ही नहीं, बल्कि उन कई बिखरे हुए प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करें जो यह सुनिश्चित करते हैं कि आप देश के पहले राष्ट्रपति बने। 1910 में मैं मैनुअल एल क्यूजोन का निजी सलाहकार बन गया। मैंने न केवल उन्हें राजनीतिक रूप से परामर्श दिया, बल्कि शायद अधिक महत्वपूर्ण बात, मैंने उन्हें व्यक्तिगत उपलब्धि का विज्ञान पढ़ाया, जो उस समय बिल्कुल नया था। सीनोर क्यूजोन फिलीपीन द्वीप समूह के पहले राष्ट्रपति थे जब उन्हें अपनी स्वतंत्रता मिली थी 1910 में। हालांकि वह समय भविष्य में बहुत दूर था। अपने लोगों को मुक्त करने का लक्ष्य क्यूजोन के दिमाग में था और वह खुद को नए राष्ट्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में देखता था। मैंने उसे आश्वासन दिया कि वह दोनों महत्वाकांक्षाओं को साकार कर सकता है। फिर भी हम जानते थे कि ऐसी महान घटनाएं रातों रात नहीं होती हैं। एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करने में एक अच्छी तरह से पहचानी गई शक्ति होती है। हालांकि बहुत कम लोग एक यथार्थवादी समय सीमा निर्धारित करने की शक्ति को समझते हैं जिसमें कोई उस लक्ष्य को प्राप्त करने का इरादा रखता है। कई वर्षों तक सीनोर क्यूजोन को सलाह देने के बाद मैंने उन्हें फिलीपींस को मुक्त करने और नए राष्ट्र का नेता बनने के लिए एक निश्चित समय सीमा निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया। मैंने एक प्रतिज्ञान भी तैयार किया जिसे वह खुद से प्रतिदिन दोहराता था। यह इस तरह के एक कथन के साथ समाप्त हुआ, मैं किसी भी व्यक्ति की राय, किसी भी प्रभाव को अपने दिमाग में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दूंगा जो मेरे उद्देश्य के साथ सामंजस्य नहीं रखता है। समय सीमा और पुष्टि दोनों ही क्यूजोन के लिए अपने मन को जानने और उन भारी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी दिशा बनाए रखने में बहुत मददगार साबित हुए जो उसके सामने थीं। जिस दिन क्यूजोन ने व्यक्तिगत उपलब्धि के विज्ञान का उपयोग करना शुरू किया, उस दिन से 24 साल और 6 महीने बाद वह स्वतंत्र फिलीपीन द्वीप समूह का पहला राष्ट्रपति बन गया। संयोग, जबकि बीच में एक विश्व युद्ध हुआ और कई अन्य कारक थे जिनका पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता था। मुझे नहीं लगता कि यह संयोग था, क्योंकि मैंने व्यक्तिगत उपलब्धि के इस सिद्धांत को इतने सारे लोगों के लिए इतने अलग अलग परिस्थितियों में काम करते देखा है कि संयोग की संभावना को खारिज किया जाना चाहिए। हम फिर से सिद्धांत पर बात करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ एक आदमी के बारे में बताता हूं जो वर्तमान में शिकागो में व्यवसाय कर रहा है, जिसने इसे उल्लेखनीय सफलता के साथ इस्तेमाल किया है। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन हाई स्कूल में थे जब उन्होंने अपने लक्ष्य
अपनी दिशा खोजी जिसमें उनकी शक्तियां काम कर रही थीं। अपना मन उसे ले जाएगा। जल्द ही वह इतनी तेजी से बीमा बेच रहा था कि उसने अपने शिक्षकों से भी ज्यादा पैसा कमाया। आज उसकी संपत्ति का अनुमान 160 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा है और यह तेजी से बढ़ रही है। हालांकि 1939 में उसे आपदा का सामना करना पड़ा। उस समय वह एक बड़ी दुर्घटना कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाली एजेंसी का प्रमुख था, जो एक विशेष दुर्घटना और स्वास्थ्य पॉलिसी बेचती थी। एक दिन मूल कंपनी ने तार खींची और 2 सप्ताह के नोटिस के साथ उसका अनुबंध समाप्त कर दिया। श्री स्टोन के पास बड़े भंडार नहीं थे। उस अनुबंध को जारी रखना जरूरी था। उन्होंने अपने भीतर के आत्म के साथ अपने संपर्क को फिर से ताजा करने में 45 मिनट बिताए। फिर उन्होंने फैसला किया कि उन महत्वपूर्ण 2 हफ्तों के भीतर वह दुर्घटना कंपनी को मना लेंगे कि उनका अनुबंध समाप्त करना उनके अपने हित के खिलाफ है। कंपनी के पास अनुबंध समाप्त करने के बहुत ही ठोस कारण थे। फिर भी उन्होंने अपना मन बदल लिया जैसा कि स्टोन चाहते थे और स्टोन अपने भाग्य की ओर बढ़ते रहे। फिर उन्होंने फैसला किया कि 1956 तक वे अपनी खुद की बड़ी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा कंपनी के मालिक होंगे। 1956 तक उन्होंने ऐसा किया। उन्होंने फैसला किया कि 1956 तक उनके पास खुद के 10 मिलियन डॉलर होंगे। उन्होंने ऐसा किया। मैंने हाल ही में सुना कि श्री स्टोन ने 600 मिलियन डॉलर का जीवन भर का लक्ष्य निर्धारित किया है। मुझे उनकी समय सीमा नहीं पता, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि उस तिथि तक या उससे पहले उनके पास बताई गई राशि होगी, और इसके अलावा वे इसका एक अच्छा हिस्सा उसी तरह इस्तेमाल करेंगे जैसे उन्होंने हमेशा अपने पैसे का इस्तेमाल किया है, मानव जाति के लाभ के लिए। 600 मिलियन डॉलर की अवधारणा एक ऐसे व्यक्ति को डरा सकती है जो छोटा सोचता है, लेकिन एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत उपलब्धि के रहस्यों को जानता है, वह केवल यही कहता है, क्यों नहीं? कुछ समय पहले मैंने यह जानने के उद्देश्य से एक सर्वेक्षण किया था कि वे 10 व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तिगत उपलब्धि के विज्ञान का सबसे उत्कृष्ट अनुप्रयोग किया था। डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन सूची में शीर्ष से तीसरे स्थान पर थे। अन्य 2 एंड्रयू कार्नेगी थे, जो मेरे 20 वर्षों के शोध के प्रायोजक थे, और थॉमस अल्वा एडिसन, जो अब तक के सबसे महान आविष्कारक थे। मैं श्री स्टोन से पहली बार 1953 में मिला था। तब से उनकी प्रसिद्धि और भाग्य की नाटकीय कहानी सामने आनी शुरू हुई। उन्होंने केवल $100 नकद और मेरी सबसे लोकप्रिय पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच की एक प्रति के साथ खुद के लिए व्यवसाय शुरू किया। मैं स्टोन द्वारा मेरे सफलता दर्शन के प्रभावी अनुप्रयोग से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने उनके पूरे बीमा कर्मियों तक व्यक्तिगत उपलब्धि के विज्ञान को ले जाने में उनकी मदद करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यह कार्य 10 वर्षों तक चला, जिसके दौरान मैंने अपना पूरा समय श्री स्टोन को उनके पूरे संगठन को मेरी सफलता के दर्शन से परिचित कराने में लगाया। यह एक बहुत बड़ा काम था, लेकिन इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। यह बात निर्णायक रूप से साबित हुई कि एंड्रयू कार्नेगी के निर्देशन में मेरे 20 साल के शोध ने लोगों को जहां वे थे वहां से वहां पहुंचने में मदद करने के लिए एक चमत्कारी सूत्र को उजागर किया था जहां वे जीवन में पहुंचना चाहते थे। जब मैंने पहली बार श्री स्टोन के साथ अपना सहयोग शुरू किया, तो उनके कई शीर्ष अधिकारियों ने इस गठबंधन को समय की बर्बादी मानकर इस पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कभी भी एक सफलता के दर्शन के बारे में नहीं सुना था जो 500 उत्कृष्ट लोगों ने परीक्षण और त्रुटि पद्धति के माध्यम से जीवन भर के अनुभव से सीखा था, और वे स्वाभाविक रूप से इसके बारे में संदिग्ध थे। 5 साल बाद ये वही अधिकारी श्री स्टोन और मुझसे एक व्यापार सम्मेलन में मिले। मेरे आश्चर्य के लिए श्री स्टोन उठे और समूह को संबोधित किया। सज्जनों, उन्होंने कहा, अमेरिका की संयुक्त बीमा कंपनी अब चमत्कार कर रही है।
फिर एक लंबा विराम, जिसके बाद उन्होंने कहा, नेपोलियन हिल के यहाँ आने से पहले कंपनी कोई चमत्कार नहीं कर रही थी। जब मैंने मिस्टर स्टोन के साथ अपना सहयोग शुरू किया तो पॉलिसी धारकों से वार्षिक प्रीमियम आय लगभग $24 मिलियन थी और मिस्टर स्टोन की व्यक्तिगत संपत्ति लगभग $3 मिलियन आंकी गई थी। जब 10 साल बाद आपसी सहमति से सहयोग बंद कर दिया गया तो कंपनी की वार्षिक प्रीमियम आय लगभग $84 मिलियन थी और मिस्टर स्टोन की व्यक्तिगत संपत्ति $160 मिलियन से अधिक आंकी गई थी। आप पूछना चाहेंगे कि मुझे एसोसिएशन से कितना पैसा मिलता है। मुझे जो नकद मिला वह मिस्टर स्टोन को मिलने वाले पैसे की तुलना में नगण्य था, लेकिन मैं मौद्रिक पुरस्कार के लिए काम नहीं कर रहा था। मैं किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो किसी भी धनराशि से प्राप्त नहीं की जा सकती थी, क्योंकि मैंने श्री स्टोन के साथ उन 10 वर्षों के सहयोग के दौरान यह साबित कर दिया था कि व्यक्तिगत उपलब्धि का विज्ञान उन लोगों के लिए चमत्कार कर सकता है जो इसे अपनाते हैं और इसका बुद्धिमानी से उपयोग करते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने नेपोलियन हिल अकादमी की नींव रखी थी, जो अब पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में व्यक्तिगत उपलब्धि के विज्ञान की शिक्षा के लिए फ्रेंचाइज स्कूलों का आयोजन और संचालन कर रही है और अंततः पूरे मुक्त विश्व में पहुंच जाएगी। इन स्कूलों के दूरगामी महत्व को इस तथ्य से समझा जा सकता है कि व्यक्तिगत उपलब्धि का विज्ञान साम्यवाद के लिए एक आदर्श मारक बन गया है। 1908 में जब मैंने दर्शनशास्त्र का संगठन शुरू किया था, तब मैंने इसकी कल्पना नहीं की थी, जो मुझे याद दिलाता है कि वास्तव में मनुष्य प्रस्ताव करता है, लेकिन ईश्वर निर्णय करता है। यह अच्छी तरह से हो सकता है कि व्यक्तिगत उपलब्धि का विज्ञान साम्यवाद के रूप में ज्ञात कैंसरकारी बुराई को बेअसर करने में एक मजबूत कारक बन जाएगा, जो अब सभी मानव जाति की स्वतंत्रता को खतरा है। व्यक्तिगत उपलब्धि का विज्ञान पहले से ही उन लोगों के एक समूह के पास उपलब्ध है जो इसे स्पेनिश में अनुवादित करवा रहे हैं, ताकि इसे सभी स्पेनिश भाषी देशों के लोगों तक पहुंचाया जा सके, जिसकी शुरुआत दक्षिण के हमारे लैटिन अमेरिकी मित्रों से होगी। मैं अंततः इस दर्शन का दुनिया की सभी प्रमुख भाषाओं में अनुवाद करवाने की योजना बना रहा हूँ। तो कौन इतना बुद्धिमान है कि वह बता सके कि मुझे डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के साथ अपने 10 वर्षों के जुड़ाव से क्या मिला, या इतना बुद्धिमान है कि भाग्य के उस हाथ को समझ सके जिसने हम दोनों को एक साथ ला दिया। अर्नोल्ड रीड की नाटकीय कहानी। अर्नोल्ड रीड एक और बीमा कार्यकारी हैं जिनकी जीवन कहानी और व्यक्तिगत उपलब्धि के विज्ञान से इसका संबंध डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के समान है। कई मामलों में उनकी कहानी, जैसा कि यह सफलता के दर्शन से संबंधित है, स्टोन की कहानी से अधिक नाटकीय है। श्री रीड जीवन बीमा के एक शीर्षस्थ विक्रेता थे, जिनके बिक्री उत्पादन का रिकॉर्ड शायद ही इस क्षेत्र में किसी के बराबर हो। श्री रीड की बिक्री सालाना लगभग $1 मिलियन से शुरू हुई और इस राशि से कहीं अधिक बढ़ गई। वह एक बीमा कंपनी से जुड़े थे, जिसका प्रमुख एक ऐसा व्यक्ति था जिसे वह अपना निजी मित्र मानता था। दुर्भाग्य से, या ऐसा था, अमोल्ड ने कंपनी के साथ अपने अनुबंध के बारीक प्रिंट को ध्यान से नहीं पढ़ा था, क्योंकि बाद में उसे पता चला कि इसमें एक ऐसा खंड था जो उसे उसके नवीकरण प्रीमियम कमीशन से वंचित करता था, बीमा विक्रेता के काम में एकमात्र कारक जो उसे अच्छा काम करने के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन देता है। इस खोज ने अमोल्ड को इतना गहरा सदमा दिया कि वह घर चला गया और बिस्तर पर चला गया। उसने खाना खाने या अपने दोस्तों के साथ बातचीत करने से इनकार कर दिया। डॉक्टरों को उसकी बीमारी का निदान करने के लिए बुलाया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी उसके साथ शारीरिक रूप से कुछ भी गलत नहीं पा सका। यह उसका शरीर नहीं था जो बीमार था, यह उसकी आत्मा थी, क्योंकि उसके दोस्त की बेईमानी से उसे जो सदमा लगा था, उसने उसके और प्रेरणा के स्रोत के बीच संचार की रेखा को काट दिया था, जिसने उसे एक महान जीवन बीमा विक्रेता बनाया था, वह स्रोत जो अकेले लोगों को वास्तव में महान बना सकता है।
धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अमोल्ड रीड मर रहा था। उसकी बीमारी ऐसी थी जिसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता था। जिन डॉक्टरों ने उसका इलाज किया था वे यह जानते थे और स्पष्ट रूप से स्वीकार करते थे कि वे कोई उम्मीद नहीं दे सकते। फिर एक चमत्कार हुआ। अमोल्ड के एक दोस्त जो लंबे समय से मेरी सफलता के दर्शन के छात्र थे, अमोल्ड से मिलने आए और उन्हें थिंक एंड ग्रो रिच नामक पुस्तक भेंट की। यह एक पुस्तक है, उन्होंने अमोल्ड से कहा, जिसने मेरे लिए चमत्कार किया है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पढ़े। अमोल्ड ने पुस्तक ली, उसे अपने बगल में बिस्तर पर फेंक दिया और बिना कोई टिप्पणी किए चले गए। कई घंटों बाद उसने किताब उठाई। उसने इसे खोला और देखा। इसमें कुछ ऐसा था जिसने उसकी नजर को आकर्षित किया और उसने इसे पूरा पढ़ा। फिर उसने इसे फिर से पढ़ा और फिर से पढ़ा और तीसरी बार जब उसने एक ऐसी शक्ति का उभार महसूस किया जिसे उसने तुरंत पहचान लिया कि यह उसे निराशा के उस कालकोठरी से बाहर निकाल सकती है जिसमें वह गिर गया था। वह बिस्तर से बाहर निकला और अपने दोस्तों को पत्र लिखना शुरू कर दिया जो एक जीवन बीमा विक्रेता के रूप में उसके रिकॉर्ड के बारे में जानते थे। उन्हें ग्रेट कॉमनवेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से एक जीवन बीमा कंपनी के आयोजन में उसके साथ शामिल होने का अवसर दिया। दो दोस्तों ने जल्दी और उदारता से जवाब दिया। आवश्यक धनराशि से अधिक राशि जमा हो गई थी और इसका अधिकांश हिस्सा प्रेषकों को वापस करना पड़ा। यह सब उस समय हुआ जब मैं डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन के साथ अपना गठबंधन शुरू कर रहा था। अब लगभग 12 साल बाद ग्रेट कॉमनवेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अपने क्षेत्र में सबसे सफल कंपनियों में से एक है, जिसकी 1966 में सकल प्रीमियम आय $9 मिलियन से अधिक थी और यह तेजी से नए लक्ष्य की ओर बढ़ रही है जिसे अमोल्ड रीड ने सालाना $1 बिलियन निर्धारित किया है। कंपनी संयुक्त राज्य अमेरिका के एक बड़े हिस्से में काम कर रही है और इसके पास 400 से अधिक समर्पित पुरुषों और महिलाओं का एक बिक्री संगठन है जिन्होंने उस रहस्यमयी शक्ति को पहचाना और आकर्षित किया जिसने अमोल्ड रीड को मौत की छाया से बाहर निकाला, और वे एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बीमा उद्योग में बेजोड़ है। ग्रेट कॉमनवेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी देश के कई हिस्सों में स्कूल संचालित करती है जिसमें इसकी बिक्री बल में नए भर्ती किए गए लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है। प्रत्येक प्रशिक्षु को सबसे पहले थिंक एंड ग्रो रिच की एक प्रति और इस पुस्तक ने अमोल्ड रीड और कंपनी के लिए क्या किया है इस पर एक संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। पिछली बार जब मैंने ग्रेट कॉमनवेल्थ के बिक्री संगठन से बात की थी तो अमोल्ड रीड मंच पर आए और मेरा हाथ थाम लिया। उन्होंने थिंक एंड ग्रो रिच की एक प्रति दिखाते हुए कहा, मेरे दोस्तों, अगर यह पुस्तक और मेरे बाईं ओर मेरे प्रिय मित्र नहीं होते तो ग्रेट कॉमनवेल्थ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी नहीं होती और मैं अब 6 फीट जमीन के नीचे होता। यह मेरा अब तक का सबसे छोटा और सबसे नाटकीय परिचय था और इसने मुझे इतनी गहराई से भावनाओं से भर दिया कि मैं अपना भाषण शुरू ही नहीं कर पाया। अमोल्ड रीड वास्तव में पुरुषों के महान नेता हैं, जैसा कि ग्रेट कॉमनवेल्थ के साथ उनके द्वारा स्थापित अभूतपूर्व रिकॉर्ड से पता चलता है। उनके नेतृत्व का मुख्य रहस्य यह है कि वे जो कर रहे हैं उस पर उनका विश्वास है और अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में उनकी ईमानदारी है। ये 2 गुण हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति जीवन के किसी भी स्तर पर महान नेता नहीं बन सकता। सफलता के प्रति सजग मन तेजी से और प्रभावी ढंग से काम करता है। मैंने उन लोगों के साथ सैकड़ों साक्षात्कारों में देखा जिन्होंने किस्मत बनाई थी कि उनके विचार सफलता पर कितने केंद्रित थे। इनमें से कुछ लोग अच्छी तरह से शिक्षित थे। उदाहरण के लिए हेनरी फोर्ड कुछ क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा के बारे में विशेष रूप से अनभिज्ञ थे। यह औपचारिक शिक्षा या इसकी कमी कभी नहीं थी जिसने इन लोगों को अपने दिमाग का इस तरह से उपयोग करने की शक्ति दी और न ही यह असामान्य बुद्धिमत्ता थी।
तो फिर वह क्या था जिसने उनके विचारों को महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया? फिर जीवन की सभी परिस्थितियों को छांटकर उन चीजों का उपयोग किया जो उनकी महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने में उनकी मदद कर सकती थीं। यह सफलता की चेतना थी। सबसे पहले आपको अपने मन को जानना चाहिए, फिर आपको सफलता की चेतना मिलेगी। जब हेनरी फोर्ड ने एक अच्छी, सस्ती कार बनाने की कला शुरू की, तब भी वे अपनी सफलता की चेतना का उपयोग करते रहे। उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि उनकी कारों का वितरण अच्छी तरह से हो और देश के हर हिस्से में उनकी बिक्री बढ़े। इसके लिए उन्हें पूंजी की जरूरत थी। बैंकरों के पास उधार देने के लिए पूंजी थी, लेकिन वे नहीं चाहते थे कि बाहरी वित्तीय हित उनकी कंपनी पर कब्जा करें। फोर्ड के वास्तविक कुशल प्रयास ने उन्हें अपनी वितरण संस्था का निर्माण करते समय भी आवश्यक पूंजी प्राप्त करने का तरीका दिखाया। सबसे पहले उन्होंने अपनी कारों का पूरा उत्पादन केवल उन वितरकों को आवंटित किया जिनके पास फोर्ड की फ्रेंचाइजी थी। फिर उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि प्रत्येक वितरक को कारों का एक निश्चित कोटा स्वीकार करना होगा। कारों की डिलीवरी से पहले खरीद मूल्य का 1% नकद में देना होगा। इस योजना ने हर वितरक को व्यावहारिक रूप से फोर्ड व्यवसाय में भागीदार बना दिया। फिर भी इसने श्री फोर्ड के व्यवसाय पर नियंत्रण को प्रभावित नहीं किया। फिर से उनके नियंत्रण को प्रभावित किए बिना इसने उन्हें आवश्यक परिचालन पूंजी प्रदान की। इसके अलावा इसने उनके डीलरों को हर कार के लिए खरीदार खोजने की दिशा में एक बहुत ही निश्चित प्रोत्साहन प्रदान किया, वास्तव में वही प्रोत्साहन जो उन्हें तब मिलता अगर वे अपना स्वतंत्र व्यवसाय संचालित कर रहे होते। मैंने सुना है कि इस योजना ने फोर्ड वितरकों में से कुछ पर कठिनाई पैदा की। हालांकि मॉडल टी कार से पहले से ही कुछ डीलरों को जानने के बाद और आज के रिकॉर्ड को देखते हुए मैं कह सकता हूं कि अधिकांश फोर्ड डीलर अपनी सफलता के लिए उल्लेखनीय हैं। 2 साइकिल मैकेनिक ऑरविल और विल्बर राइट ने दुनिया का पहला सफल हवाई जहाज बनाया। उनके दिमाग में क्या चल रहा था? उन्हें दुनिया का पहला वाइंड टनल बनाने के लिए प्रेरित किया। उन्हें विंगटिप कंट्रोल का रहस्य खोजने के लिए प्रेरित किया जिसके बारे में किसी और ने नहीं सोचा था। उन्हें सामग्री और शक्ति की सीमाओं को पार करने के लिए क्या प्रेरित किया जो अभी भी उस पहली उड़ान को असंभव लगती है। सबसे पहले उन्होंने अपने दिमाग और अपने जीवन पर नियंत्रण किया, फिर वे उस सफलता चेतना द्वारा निर्देशित हुए जो हमेशा साथ देती है। क्या आज की दुनिया अलग है? केवल कुछ विवरणों में। मेमोरी कोर जैसे एक उपकरण को लें, एक छोटा चुंबकीय गैजेट जो कई आधुनिक कंप्यूटरों में हजारों की संख्या में संचालित होता है। राइट बंधुओं को ऐसी चीजों के बारे में पता नहीं था, न ही हेनरी फोर्ड या एंड्रयू कैमेगी या थॉमस एडिसन को। 1955 में मर्लिन मिकेलसन नामक एक युवक ने तेजी से उभरते कंप्यूटर युग को देखा और देखा कि हर युग क्या प्रदान करता है, एक आवश्यकता और उसे पूरा करने का एक तरीका। उन्होंने अपने तहखाने में मेमोरी कोर का निर्माण शुरू किया। उपकरणों और आपूर्ति में उनका पहला निवेश $7.21 था। उनके पहले कर्मचारी उनके मित्र और पड़ोसी गृहिणियां थीं जिन्होंने सहयोग किया। आज 40 वर्ष से भी कम आयु के श्री मिकेलसन अभी भी मेमोरी कोर बनाते हैं। वे $16 मिलियन वर्ष वाली कंपनी के अध्यक्ष और 75% मालिक हैं और उनके पास मौजूद कंपनी के शेयर की कीमत लगभग $47 मिलियन है। क्या असफलता के रिकॉर्ड से भरे दिमाग में सफलता की चेतना पैदा की जा सकती है? जब आप अपने मन को जान लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं, तो आप असफलता के रिकॉर्ड को मिटा सकते हैं, जैसे कि आप टेप रिकॉर्डर पर संदेश मिटा सकते हैं और एक शानदार ग्रहणशील टेप या मन छोड़ सकते हैं, जिससे नए और बेहतर इंप्रेशन प्राप्त हो सकें। कुछ लोग अपने लिए ऐसा करने में सक्षम रहे हैं। दूसरों को मदद की जरूरत है। मुझे एक आदमी अच्छी तरह याद है जिसकी मैंने खुद को खोजने में मदद की थी।
जैसा कि आप देखेंगे, मैंने उसे शुरू किया और एक बार जब वह जान गया कि उसे कहाँ जाना है, तो उसने बाकी काम किया। यह एक कंगाल आदमी था जो सेना से अभी अभी निकला था। मेरा मानना है कि उसने सेना को शरण के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन अंततः वह नौकरी की तलाश में नागरिक कपड़ों में वापस आ गया। कठिन समय का मात्र उल्लेख उसे चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त लगता था। वह जर्जर था। वह भूखा था। वह टुकड़ों से संतुष्ट होने के लिए तैयार था, अगर उसे वे मिल जाए। वह काम की तलाश में मुझसे मिलने आया। शुरू में ही उन्होंने घोषणा की, अली, मुझे सोने के लिए एक जगह और खाने के लिए पर्याप्त जगह चाहिए। सोने के लिए एक जगह और खाने के लिए पर्याप्त जगह इस दुनिया में जो धन से भरी हुई है। कुछ ने मुझे पूछने के लिए प्रेरित किया, खाने के टिकट से क्यों संतुष्ट होना? आप एक अरबपति कैसे बनना चाहेंगे? उसने मुझे कांच की आंखों से देखा, हिलते हुए। कृपया मेरे साथ मजाक मत करो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं गंभीर हूं। हर आदमी के पास किसी न किसी तरह की संपत्ति होती है, और हर आदमी अपनी संपत्ति को $1 मिलियन या कई मिलियन में बदल सकता है, अगर वह उनका सही तरीके से उपयोग करे। उसने आह भरी। संपत्ति से आपका क्या मतलब है? मेरी जेब में एक पैसा है। अपने दिमाग को सकारात्मक पक्ष पर ले आओ, मैंने कहा, और तुम्हारे पास सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति होगी। हम उस पर काम करेंगे। अब चलो अपने कौशल की सूची बनाते हैं। बैठो, हम बेहतर तरीके से बात करेंगे। तुमने सेना में क्या किया? वह एक रसोइया था। सेना में जाने से पहले वह एक फुलर ब्रश सेल्समैन था। वह एक अच्छा रसोइया था, मैंने पाया, लेकिन स्पष्ट रूप से वह एक अच्छा सेल्समैन नहीं था। फिर भी वह बेचने के बारे में कुछ जानता था, और उससे बात करने पर मैंने पाया कि वह अभी भी बेचना चाहता था। हालांकि शुरू में उसे विश्वास नहीं था कि वह कभी एक अच्छा सेल्समैन बन सकता है। पिछली असफलताओं की याद ने उसे रोक दिया, और मुझे उसे उन आत्मप्रदत्त मानसिक अवरोधों को तोड़ने में मदद करनी थी, और यह देखना था कि वह क्या था, लेकिन वह क्या हो सकता है। हमने कुछ देर बातें की, और इस बीच मेरा अपना दिमाग काम में व्यस्त था। भूख और निराशा से मेरा दिमाग कमजोर नहीं हुआ था। एक समय था जब मेरे दिमाग ने भी उतनी ही निराशा देखी थी जितनी उसके दिमाग ने, लेकिन अब मैं सफलता की चेतना से भर गया था। इधर-उधर खोजते हुए मेरे उन्मुक्त दिमाग को याद आया कि अब विशेष प्रकार के नए बर्तन विकसित किए जा रहे हैं। गृहिणी के लिए बहुत फायदेमंद एक नए प्रकार के बर्तन। एक ऐसा आदमी जो खाना पकाने के बारे में सोच सकता है और यहाँ तक कि प्रदर्शन भी कर सकता है। एक ऐसा आदमी जिसे एक अच्छा सेल्समैन बनाया जा सकता है, और यहीं पर हमारे पास जीतने वाला संयोजन था। मान लीजिए कि आप एक ऐसी कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो एक नए प्रकार के एल्यूमिनियम के बर्तन बनाती है, मैंने कहा। इस कुकवेयर के कई फायदे हैं। इसे काम में देखा जाना चाहिए, फिर यह व्यावहारिक रूप से खुद ही बिक जाएगा। कोई भी गृहिणी थोड़े से विचार के लिए, मान लीजिए, अपने इस्तेमाल के लिए मुफ्त बर्तन या पैन खरीदती है, अपने पड़ोसियों को घर में पकाए गए खाने के लिए आमंत्रित करने में प्रसन्न होगी। आप उस डिनर को विशेष कुकवेयर के साथ पकाते हैं, और खाने के बाद आप पूरे मिलान किए गए सेट के लिए ऑर्डर लेते हैं। यदि 20 महिलाएं मौजूद हैं, तो मुझे यकीन है कि आप उनमें से आधी को खरीदने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इनमें से कोई भी अपने घरों में इसी तरह की डिनर पार्टियां आयोजित करने के लिए उत्सुक होगी। यह व्यवसाय अपने आप चल जाएगा। ठीक लगता है, मेरे युवा सैनिक मित्र ने उत्तर दिया। लेकिन इस बीच मैं कहाँ सोऊंगा? और मैं कहाँ खाऊंगा? और मैं कुछ साफ शर्ट और एक नया सूट कहाँ से खरीदूंगा?
इस सवाल का तो जिक्र ही नहीं कि मैं काम शुरू करने के लिए पैसे या क्रेडिट कहाँ से लाऊंगा। ऐसे सवाल मन के लिए आम बात है जो अभी तक खुद को नहीं जानता है और इसलिए लक्ष्य को सीधे देखने के बजाय सभी बाधाओं को समेट लेता है। अपने आप को सही मानसिक स्थिति में लाओ, मैंने कहा, और तुम या तो वह पाओगे जिसकी तुम्हें जरूरत है या उसके बिना भी काम चलाने का कोई रास्ता खोजोगे और फिर भी अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे। जब तुम्हारा मन वास्तव में एक वांछित लक्ष्य की कल्पना कर सकता है और सफलता की चेतना को उस लक्ष्य की ओर ले जाता हुआ महसूस कर सकता है, आप उस लक्ष्य को जीत सकते हैं। चलिए बाकी सभी बातों को एक तरफ रख देते हैं और आपकी मनःस्थिति की जांच करते हैं। दरअसल वह युवक वांछित सकारात्मक मनःस्थिति के बहुत करीब था। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक मुझे यकीन नहीं हो गया कि वह ऐसा कर सकता है। फिर मैंने कहा कि वह एक अच्छा जोखिम है और मैंने उसे हमारे अतिथि कक्ष और उसके भोजन का उपयोग करने दिया। मैंने उसे मार्शल फील्ड में अपने चार्ज खाते का उपयोग करने के लिए कहा ताकि वह अच्छी तरह से तैयार हो सके। मैंने उसके पहले कुकवेयर के लिए उसके नोट की गारंटी दी। अपने पहले सप्ताह के दौरान उसने लगभग $100 का लाभ कमाया। दूसरे सप्ताह उसने उस राशि को दोगुना कर दिया। थोड़े समय में उसने अन्य महिलाओं को प्रशिक्षित करना शुरू कर दिया जिनका वह प्रबंधन करता था। अधिकांश समय उसने उनमें सफलता की चेतना भरी जिसने अब उसके दिमाग पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था, और जैसे जैसे वे समृद्ध होते गए वैसे वैसे वह भी समृद्ध होता गया। 4 साल के अंत में वह युवक जो इतना भूखा और टूटा हुआ था, करोड़पति बनने से बहुत दूर $4 मिलियन से अधिक का था। इसके अलावा उसके नए तीखे और कुशल दिमाग ने एक घर प्रदर्शन बिक्री योजना को पूरा किया था जो अब सेल्स पर्सन की एक बड़ी टुकड़ी को सालाना लाखों डॉलर का मुनाफा देती है। जब स्वर्ग की घंटियां खुशी से बजती हैं, जब कोई व्यक्ति अपना मन पाता है और उसे सफल चेतना से भरता है, या जब कोई दूसरा व्यक्ति उसे ऐसा करने में मदद करता है, तो मुझे लगता है कि स्वर्ग की घंटियां खुशी से बजती हैं। यहाँ एक और आत्मा है जिसने अपनी भयावह कल्पना द्वारा बनाई गई जंजीरों को तोड़ दिया है। अब आप समझ सकते हैं कि मैंने इस पुस्तक को इस बात से शुरू करने का फैसला क्यों किया कि अपने मन पर कब्जा करने का क्या मतलब है। अपना जीवन जिए, अपना असली स्व पाए जिसकी कोई सीमाएं नहीं हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास एक ऐसी संपत्ति होती है जिसका मूल्य आप जो भी मूल्य चुनते हैं वह होता है। एक बार फिर सोचें कि एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाने में क्या क्या शामिल है। प्राचीन भारत के बारे में सोचें जिसमें लाखों लोग रहते थे जो पीढ़ी दर पीढ़ी ब्रिटिश शासन के अधीन था। महात्मा गांधी के बारे में सोचें, एक ऐसे व्यक्ति के पास न तो पैसा था, न ही सेना थी, न ही घर था, न ही एक जोड़ी पैंट थी। फिर भी उनके पास एक ऐसी संपत्ति थी जो ब्रिटिश साम्राज्य की सारी ताकत से बड़ी थी, अपने दिमाग पर कब्जा करने और उसे अपने मनचाहे उद्देश्यों की ओर मोड़ने की क्षमता। उन्होंने भारत को आजाद करने का फैसला किया और अपने उद्देश्य की पूर्ति को देखने के लिए जीवित रहे। महात्मा गांधी के प्रभाव की बदौलत मेरे व्यक्तिगत उपलब्धि के विज्ञान के अब भारत में कई लाखों अनुयायी हैं। चाहे आपका लक्ष्य पैसा हो, दूसरों की भलाई हो या इन दोनों का संयोजन जैसा भी हो, जान ले कि एक ऐसे दिमाग की शक्ति से परे कुछ भी नहीं है जो खुद को जानता है और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है। आपके मन के महल के भीतर आध्यात्मिक सुरक्षा। मैंने जानबूझकर सुरक्षा शब्द का इस्तेमाल किया है ताकि आपका ध्यान इसके अलग अलग अर्थों की ओर आकर्षित हो सके। एक मन जो सुरक्षात्मक है वह खुला मन नहीं है। यह एक भयभीत मन होने की अधिक संभावना है जो बहाने और टालमटोल से भरा है और शायद ही अपने स्वामी की आंखों को उपलब्धि के दूर क्षितिज तक उठा सके।
आध्यात्मिक सुरक्षा के बारे में बोलते हुए मैं किसी भी नकारात्मक बात की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं कुछ ऐसे क्षेत्रों की बात कर रहा हूं जहां कोई व्यक्ति पीछे हट सकता है और इस तरह पूरी तरह से खुद बन सकता है। मैंने जितने भी सफल लोगों को जाना है, उन्होंने किसी न किसी तरह से खुद को इन आध्यात्मिक सुरक्षाओं से घेर रखा है। मैंने इस प्रणाली को अपनाया है और इसे अमूल्य पाया है। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। अपने मन को मध्ययुगीन महलों के पैटर्न में रखें। केंद्र में एक मीनार या किला है जो कि अभेद्य है। किले से बाहर की ओर जाने पर आप एक ऐसी दीवार पर पहुंचेंगे जो इतनी दुर्जेय नहीं है, और फिर बाहर की ओर जाने पर आप एक और दीवार पर पहुंचेंगे जो रक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। महल के पास पहुंचने वाले व्यक्ति को सबसे पहले बाहरी दीवार को पार करना होगा। आपके मन में आध्यात्मिक रक्षा की यह दीवार बहुत ऊंची नहीं होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपने विचारों के साथ आपके मन में प्रवेश करने का वैध बहाना है, वह इस दीवार पर चढ़ सकता है। हालांकि अगर उसके पास कोई वैध बहाना नहीं है, तो दीवार उसे हतोत्साहित करती है। जब आप ऐसी दीवार खड़ी करते हैं, तो दूसरों को पता चल जाता है कि यह वहां है, और आप खुद को एक मूल्यवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। एक व्यक्ति जो रक्षा की पहली पंक्ति को पार करता है, अब दूसरी पंक्ति का सामना करता है, जिसे आप कुछ अवसरों पर स्थापित कर सकते हैं और अन्य अवसरों पर नहीं। जब आपका मन यह दीवार खड़ी कर देता है, तो कोई भी उस पर चढ़ नहीं सकता, जब तक कि उस व्यक्ति के पास आपसे कोई ऐसी बात न हो जो दृढ़ता से समान हो, या कुछ ऐसा हो जो उस समय आपके साथ साझा करने के लिए महत्वपूर्ण हो। सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण किला सबसे महत्वपूर्ण है। यह छोटा है, आपको घेरने के लिए मुश्किल से ही काफी बड़ा है, लेकिन जब आपका मन उस किले के भीतर चला जाता है, तो यह हर बाहरी प्रभाव से दूर हो जाता है। मेरे साथ केवल निर्माता ही मेरे अंतरतम आध्यात्मिक महल में प्रवेश कर सकता है। अपना महल खोजें और आपको महान शक्ति का स्रोत मिलेगा। यहां आप अपने अंतरतम विचारों को पा सकते हैं, बाहरी प्रभावों से अप्रभावित, और जब तक आप इस महल को नहीं पा लेते, आप उन्हें कभी नहीं जान सकते। यहाँ आप किसी समस्या के सभी मूल्यों को खोज सकते हैं और एक समाधान पा सकते हैं जो अन्यथा आपको दिखाई नहीं दे सकता। यहाँ विशेष रूप से वह स्थान है जहाँ आपका पूर्ण रूप से आविष्ट मन यह प्रकट करता है कि क्या किया जा सकता है, और जब आप अपने एकांतवास से बाहर आते हैं, तो आप जानते हैं कि यह किया जाएगा और आप इसे करेंगे। पहले तो आपको दुनिया से दूर एक शांत कमरे में या शायद किसी ऐसे स्थान पर जाना जरूरी लग सकता है जो आपके व्यवसाय और आपको जानने वाले लोगों से दूर हो। यह अक्सर एक अच्छा विचार है, भले ही आपको अपने मन की सबसे गहरी एकांतता खोजने का अभ्यास हो, क्योंकि कई भौतिक परिस्थितियां हैं जो विचारों को तोड़ती हैं। हालांकि जब आप कई बार अपने घने दीवारों वाले घर में वापस चले जाते हैं, तो आप पाएंगे कि आप कुछ सेकंड के लिए उसमें प्रवेश कर सकते हैं, यहाँ तक कि आपके आसपास बात करने वाले लोगों के बीच भी। मैंने कई सफल लोगों को ऐसा करते देखा है, और इस तरह मैं उस शक्ति का उदाहरण देता हूं जिसके कारण वे अपनी सफलता के हकदार हैं। यह आत्मा का एक बड़ा नवीनीकरण है, एक तरह से क्षमता और आत्मविश्वास और स्थायी विश्वास का पुनर्भरण है। इस पुस्तक में मुझे जो कुछ भी कहना है, वह एक सर्वोच्च रहस्य पर आधारित है। इस रहस्य को इस पूरे अध्याय में मजबूती से रेखांकित किया गया है। आपने इसे देखा है, और यह आपके अवचेतन मन में प्रवेश करना शुरू कर रहा है, जो कभी नहीं भूलता। धन्यवाद।